हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू ऑल, क्योंकि मैं कुछ टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक फिर से क्वेश्चन देना चाहती हूँ कि आप मुझे अगले वीडियो में ये बताएंगे, इसका आंसर करेंगे कि काफ मसल, जो हिंदी में जिसको हम पेडरी बोलते हैं, उसमें कुल कितनी मसल्स होती हैं। ठीक है, सो ये है आज का आपका क्वेश्चन। अब हम कवर करने जा रहे हैं शोल्डर जॉइंट। आपको तो पता ही होगा, शोल्डर जॉइंट हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है। मतलब कि शोल्डर जॉइंट को हिंदी में हम कंधे का भी जोड़ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू में जैसे आपको बता रही हूँ, हर एक वीडियो में कवर करते आ रही हूँ कि ओवरव्यू क्या होता है, रोड मैप की तरह होता है। ठीक है, जो हमारे माइंड में एक रोड मैप बना देता है कि इस जॉइंट के अंदर हमें कितनी चीज़ें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें लिखनी है। इस तरीके से अगर हम पर्टिकुलर सारी चीज़ें लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको चेक करने में भी आसानी होगी, और जो याद कर रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मतलब कि सारी चीज़ें याद करने में से कोई भी चीज़ नहीं होगी जो उससे छूट जाएगी, जिससे उससे मार्क्स कमेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे हम सारी वीडियोस में कवर करते आए उसी तरीके से इसमें भी हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आर्टिकुलर सरफेसेस देखेंगे, फिर लिगामेंट्स की जगह इधर हम बुरसास कवर करेंगे। ठीक है, फिर इधर फैक्टर प्रोवाइडिंग जॉइंट स्टेबिलिटी करेंगे, फिर रिलेशंस देखेंगे जॉइंट के, फिर हम ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स और अप्लाइड एनाटॉमी करके हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। और टोटल ये 9-10 चीज़ें होंगी इस वीडियो में, हम टोटल कवर करेंगे। क्योंकि जो शोल्डर जॉइंट है ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में 10 to 20 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप इसके हर एक मेन पॉइंट को याद रखें, सारे डायग्राम्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और हर एक मेन चीज़ को हाईलाइट करें। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो शोल्डर जॉइंट होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो ये शोल्डर जॉइंट क्या है, एक साइनोवियल जॉइंट है। जैसे आपको पता होगा कि जो साइनोवियल जॉइंट है ये हमारे बहुत ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है बोन्स को। ठीक है, अब हमने देखा कि साइनोवियल जॉइंट के अंदर अनदर 6 सब जॉइंट आते हैं, तो उनमें ये कौन सा है, बल एंड सॉकेट जॉइंट वेराइटी का है। ठीक है, और ये जो शोल्डर जॉइंट है इसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी में ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पूछ ले, ठीक है, ये तो शोल्डर जॉइंट पूछे, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, इट अलाउज द आर्टिकुलेशन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड द हेड ऑफ द ह्यूमरस। इसमें बताया, इस लाइन में बताया गया है कि जो शोल्डर जॉइंट है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले करती हैं। तो कौन कौन सी, एक तो ग्लिनोइड कैविटी होगी स्कैपुला की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको डायग्राम बना के दिखा दे रही हूँ कि इस तरीके का हमारा डायग्राम स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला में जो लेटरल साइड होती है इधर पास हमको ग्लिनोइड कैविटी देखने को मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये ग्लिनोइड कैविटी। और यहाँ से हमारा क्या होगा, ये ह्यूमरस अपना यहाँ से अटैच होगा। तो इसमें बोला गया है कि हेड ऑफ द ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी में ये आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करता है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये दो बोन्स होती हैं, इनमें आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं हम इसका आर्टिकुलर सरफेस कि कौन कौन सी बोन्स हैं और उन बोन्स का कौन सा हिस्सा आ रहा है जो शोल्डर जॉइंट बना रहा है। तो इसमें क्या है, आर्टिकुलेशन ऑकर्स बिटवीन द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड द हेड ऑफ द ह्यूमरस। इसमें बताया गया है कि जैसे अपना शोल्डर जॉइंट है ना, उसका ये जो स्कैपुला वाला, सॉरी, जो ग्लिनोइड कैविटी वाला हिस्सा है इधर पास का, और ये हेड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, इन दोनों को ही मिला के हमारा क्या बन रहा है, शोल्डर जॉइंट बन रहा है। ठीक है, और क्या है, द ग्लिनोइड लेब्रम डीपन्स द ग्लिनोइड कैविटी टू एनहेंस द जॉइंट स्टेबिलिटी। इसमें जो ग्लिनोइड लेब्रम है ये अलग से भी 2 मार्क्स में पूछ लिया, तो आप इसका अच्छे से याद रखें। मैं इसको कवर कराऊंगी, बट आप इसको माइंड में लेके चलें कि अलग से भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, जो ग्लिनोइड कैविटी होती है उतनी डीपन नहीं होती, उतनी गहरी नहीं होती है कि जिससे जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो परफेक्टली स्टेबल रह सके उस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ग्लिनोइड लेब्रम होता है ग्लिनोइड कैविटी में, जो उसको और डीपन्स करता है, मतलब कि और गहरा करता है, जिससे कि जो जॉइंट स्टेबिलिटी है वो और अच्छे से होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम, लिगामेंट्स देख लेते हैं शोल्डर जॉइंट के। जो लिगामेंट्स होते हैं वो शोल्डर जॉइंट को क्या करते हैं, जो जॉइंट, कोई भी जॉइंट होता है उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कैप्सुलर लिगामेंट, हर एक जॉइंट में कॉमनली प्रेजेंट होता है, प्रोवाइड्स फ्री मूवमेंट बट वीक सपोर्ट। ये कैप्सुलर लिगामेंट क्या करता है, पूरे जॉइंट को कवर करेगा बट ये वीक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। अब यहाँ आप थोड़ी लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट सा नाम है, बट ये बहुत ईजी है। ठीक है, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट नाम क्यों आ रहा है, जो कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है कहाँ से कहाँ जा रहा है, कोरेकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस की तरफ जा रहा है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट से भी आप समझ रहे होंगे ये क्या है, ब्रिज द अपर पार्ट ऑफ द बाइसिपिटल ग्रुप। ये जो बाइसिपिटल ग्रुप होता है ये ह्यूमरस में पाया जाता है, ह्यूमरस की बोन होती है उसमें बाइसिपिटल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट होता है एक ही ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है अपर पार्ट ऑफ द बाइसिपिटल ग्रुप में। ठीक है, अगला क्या है हमारा, ग्लिनोइड लेब्रम, जो मैंने आपको बताया था कि अलग से 2 मार्क्स से पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ग्लिनोइड लेब्रम क्या होता है, इसको हम और क्लीन कर लेते हैं।
तो ये जो ग्लिनॉइड लैब्रम है वो क्या होता है, एक ही फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम है, ठीक है, दैट डीपन्स द ग्लिनॉइड कैविटी। इसके हमने 2 पॉइंट अभी कवर कर लिए कि जो ग्लिनॉइड लैब्रम है ये क्या है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम है, ठीक है। दूसरा क्या काम करता है, ये डीपन्स करता है, मतलब गहरा करता है ग्लिनॉइड कैविटी को, विच कवर्स द मार्जिन ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी थस इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द कैविटी। ये क्या करता है, देखो मैंने इसके अब 4 पॉइंट आपको ओवरव्यू करके बता दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो ग्लिनॉइड लैब्रम है वो क्या है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या देखी इसमें, ये क्या करता है, डीपन्स करता है ग्लिनॉइड कैविटी को, मतलब और गहराव प्रोवाइड करता है ग्लिनॉइड कैविटी को, ठीक है। और ये क्या करता है, कवर करता है मार्जिन ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी को, जो ग्लिनॉइड कैविटी की जो मार्जिन होती है, जो किनारे होते हैं उसको ये कवर करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है डेप्थ ऑफ द कैविटी। जो कैविटी है, जो खाली जगह है जो हमारी ग्लिनॉइड कैविटी की, उसको और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो शोल्डर जॉइंट है वो और स्टेबल रह सके, ठीक है। आगे देखते हैं हम बुरसास कवर करते हैं कि बुरसा कौन कौन से बुरसा से रिलेटेड हो रहे हैं इस जॉइंट से, या फिर कौन कौन से बुरसा पाए जा रहे हैं इस जॉइंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है सब एक्रोमियल, ये सब डेल्टॉइड बुरसा, ये बोन्स के नाम पे ही रखे गए हैं कि कौन से बोन्स के नीचे कौन सा बुरसा पाया जा रहा है। बुरसा मतलब कि बोल सकते हो आप खाली जगह, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले क्या है, सब एक्रोमियल, मतलब कि एक्रोमियन बोन के नीचे जो स्कैपुला होती है, जो उसका एक्रोमियल वाला पार्ट होता है, उसके नीचे एक बुरसा पाया जाएगा, तो उसका क्या नाम दे देंगे हम, सब एक्रोमियल। ये तो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या है, सब डेल्टॉइड बुरसा, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, सेपरेट्स द एक्रोमियन फ्रॉम द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। ये जो एक्रोमियन बोन का जो पार्ट है, मतलब जो स्कैपुला का जो पार्ट है, जो एक्रोमियन, उसको डिफर करता है किससे, सुप्रास्पाइनेटस टेंडन से, मतलब डिफरेंस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब स्कैपुलरिस बुरसा, और ये क्या करता है, कम्युनिकेट्स विद द जॉइंट कैविटी, जो जॉइंट की कैविटी होगी उन सबसे ये कम्युनिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंफ्रा स्पाइनेटस बुरसा में कम्युनिकेट विद द जॉइंट कैविटी, जो जॉइंट कैविटी है उससे भी कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। अगले हमारे पास 2 और हैं बुरसास, जो एक है टेरेस मेजर बुरसा और दूसरा है कोरेकोब्रेकियालिस बुरसा, ठीक है। ये सारी मसल्स के नीचे बुरसास पाए जा रहे हैं। तो ये टोटल हमारे पास 5 बुरसास होते हैं। अगर आपको ये डीपली याद नहीं रहता तो आप इनके सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये है कि आपको लिखना ही है ये पॉइंट कि बुरसा कौन कौन से इस जॉइंट में पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका नाम क्या है। अगर आपको इसके अंदर का भी याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता तो भी आप सिर्फ इनका अच्छे से नाम लिख के आएंगे क्लियरिटी से, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम रिलेशन देख लेते हैं कि जो हमारा जॉइंट है किस किस जगह से कैसे और किस से रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपीरियरली कि जो हमारा जॉइंट है ऊपर की तरफ किस किस से रिलेशन बना रहा है। तो सबसे पहले होगा कोरेको एक्रोमियल आर्च। अब सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए। अगर आपने इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लिया तो जितने भी रिलेशंस होंगे आपको कोई भी इशू नहीं होगा ये सारे रिलेशंस को समझने में, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसको सुपीरियरली देख रहे हैं, यहाँ इन्फीरियरली हो जाएगा, इस साइड पोस्टीरियरली, और ये हो जाएगा एंटीरियरली, ठीक है। ये चारों साइड हो गई। और ये हम सजाइटल सेक्शन देख रहे हैं हमारे जॉइंट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंदर की तरफ से, ठीक है। सबसे अंदर हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। सबसे अंदर हमें टेंडन मिलेगा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई का, ठीक है। और ये क्या है, ग्लिनॉइड लैब्रम है, ये हमारा जॉइंट है अंदर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ग्लिनॉइड लैब्रम मिलेगा हमें दूसरे में देखने के लिए। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है। जो शोल्डर जॉइंट में जो कैप्सूल है वो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं सुपीरियरली में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। अभी हमने अंदर की तरफ देख लिया कि हमें क्या क्या देखने को मिल रहा था। अब हम देख लेते हैं कि ऊपर की तरफ हमें क्या क्या मिल रहा है। एक्रोमियन बोन होगी स्कैपुला की, ठीक है। उसके बाद सब एक्रोमियल बुरसा मिलेगा हमें यहाँ पास। दूसरा होगा हमारे पास कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, जो आपको ये हरे कलर में दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहीं पास मिल जाएगा एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। जो डेल्टॉइड मसल होती है उसके बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ कौन सा मिलेगा हमें पहले देखने को, एंटीरियर वाला मिलेगा, और ये एंटीरियर साइड में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं ये हमें कौन सी मसल देखने को मिल रही है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल देखने को मिल जाएगी। इरेज करके हम अच्छे से देखें इसके एंटीरियर में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके एंटीरियर में सबसे पहले हमें मिलेगी एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। उसके बाद टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, ये हमें अंदर की तरफ मिल जाएगा। दूसरा हमारा कोरोकोइड प्रोसेस होगी स्कैपुला की। फिर हमें यहाँ एक और मसल देखने को मिलेगी, कौन सी है, सब स्कैपुलरिस मसल। और यहाँ पास हमें एक वेन देखने को मिलती है, ये होती है सिफेलिक वेन, ठीक है। इसके बाद हमें 2 मसल्स देखने को मिलती हैं, ये वाली, ये कौन कौन सी, एक होगी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, ठीक है, और दूसरी होगी कोरेकोब्रेकियालिस। ये दोनों मसल हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें यहीं पास पेक्टोरलिस मेजर देखने को मिलेगी। यहाँ पास हमने पहले अंदर बता ही दिया है कि हमें कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पास हमें छोटी सी मसल देखने को मिलेगी, टेरेस मेजर होगी। एक हमें ये वाली मसल देखने को मिलेगी, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें यहाँ 3 वेसल्स देखने को मिलेगी, कौन सी, ब्रेकियालिस वेसल्स होंगी, एक ब्रेकियालिस आर्टरी होगी, वेन होगी, नर्व होगी, ठीक है। तो इन तीनों को ही मिला के हम क्या बोल देते हैं, वेसल्स बोल देते हैं।
इसके बाद हमें यहाँ और छोटे-छोटे से कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक्सिलरी नर्व हो जाएगी, फिर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स हो जाएंगी, यहीं पास आर्टरी नर्व ये सब भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन सी जाएगी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हमें टेरेस माइनर मसल देखने को मिलेगी। और यहाँ पास हमने क्या देखा था, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड मसल, तो यहाँ पीछे हम देखने को क्या मिलेगा, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड मसल। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर इंफ्रा स्पाइनेटस मसल देखने को मिलेगी। यहाँ पास हमें ग्लिनोइड लैब्रम देखने को मिलेगा, और ये सबसे ऊपर एक मसल होगी सुप्रा स्पाइनेटस। होप करती हूँ कि आपको ये सारा डायग्राम अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप ये डायग्राम बना के आते हैं शोल्डर जॉइंट में, तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर आप एक दो बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इस चीज़ें मास्टर कर लोगे। ठीक है, आपने इस चीज़ को समझ लिया हो तो चलिए अब हम इसके रिलेशंस देख लेते हैं। तो हमको पहले सुपीरियर में क्या मिल रहा था, कोरेको एक्रोमियल आर्च मिल रहा था। ठीक है, दूसरा क्या था, सब एक्रोमियल बुर्सा मिल रहा था, फिर सुप्रास्पाइनेटस मसल और डेल्टॉइड मसल, ये हमें मिल रही थी सुपीरियरली। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इन्फीरियरली कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। तो पहली कौन सी है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई। ठीक है, ट्राइसेप ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड हमें देखने को मिलेगा इन्फीरियरली, एक्सिलरी नर्व मिलेगी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी मिलेंगी। इसके बाद हमें एंटीरियर में देखते हैं कि एंटीरियर साइड में आगे की तरफ हमें क्या क्या मिलेंगे, सब स्कैपुलैरिस मसल मिलेगी, कोरेको ब्रेकियालिस मसल मिलेगी, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई देखने को मिलेगी और डेल्टॉइड मसल देखने को मिलेगी। ठीक है, डेल्टॉइड मसल कौन सी वाली, एंटीरियर फाइबर मिलेंगे डेल्टॉइड मसल के। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं अब जॉइंट के, इसमें हम क्या क्या मिलेगा, इंफ्रा स्पाइनेटस मिलेगी, हम पोस्टीरियर वाला रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल देखने को मिलेगी, टेरेस माइनर मसल देखने को मिलेगी और डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल का कौन सा, पोस्टीरियर फाइबर मिलेंगे। ठीक है, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड मसल हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। और देखते हैं हमें क्या मिलेगा विद इन द जॉइंट, मतलब कि जॉइंट के अंदर हमें और कौन सा क्या देखने को मिल रहा है, तो टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, ये हमें जॉइंट के अंदर देखने को मिलता है, जैसे अभी हमने डायग्राम को समझा था। ये आपको सारी चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हूँ क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग में सुन रहे हो। अगर आप एक बार सारे जो मैंने अभी डायग्राम्स जो ये दिखाया था, ये वाला डायग्राम अगर आप एक बार मास्टर कर लेते हो तो आपको रिलेशंस में कोई भी इशू नहीं होंगे। ठीक है, देखिए थोड़ी जैसे अगर आप बिना डायग्राम को समझे रिलेशंस को पढ़ोगे या फिर लिखोगे तो सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ हो जाएंगी, हौच पौच हो जाएगा सब। ठीक है, और आपको ही बहुत गुस्सा आएगा कि क्या मतलब ये सब लिखने का। तो मेरी एक सजेशन है कि आप पहले इस चीज़ को मास्टर कर लें, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप अपने से एक बार रिलेशन लिखने का ट्राई करें, तो आप देखेंगे कि आपसे जितना नहीं आता आप उससे बेटर कर पाओगे। और आपको जहाँ भी दिक्कत होती है, फिर जो भी गलतियाँ होती हैं, तो आप एक बार फिर से मैच कर लेना। ऐसा स्टूडेंट मुझे भी पता है क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम एनाटॉमी पढ़ा था तो मेरा भी बहुत दिमाग घूमा था। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझे प्रॉब्लम हुई थी उतना किसी को ना हो, तो इसलिए अपना मैं यहाँ बेस्ट देने का ट्राई कर रही हूँ। और आप जो एनाटॉमी है उसमें मास्टर करने की बहुत ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आपसे सारी चीज़ें समझ आएंगी और याद रहेंगी चीज़ें। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार याद कर लिए, रट्टू तोता कर लिए तो हो गया। रट्टू तोता करने में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बाहर हो जाएंगी क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स होती हैं और बहुत सारी उनके नाम भी होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। सो क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी पता है कितनी सारी डिफिकल्टीज होती हैं। तो होप करूँगी कि आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से मास्टर कर लो। ठीक है, उसके बाद आप रिलेशंस करोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेंगी सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी कर रही हैं, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों सर्कमफ्लेक्स मतलब कि ऐसी जहाँ दो आर्टरी आके मिलती हैं उनको हम सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सर्कमफ्लेक्स मतलब सर्कल, ऐसे सर्कल टाइप में बनाती हैं इस तरीके से। और दूसरी क्या होंगी, सुप्रा स्कैपुलर एंड सब स्कैपुलर वेसल्स। ठीक है, यहाँ कौन कौन सी, एक ह्यूमरल वेसल्स होंगी और दूसरी सुप्रा स्कैपुलर और सब स्कैपुलर वेसल्स होंगी। ठीक है, और जो ह्यूमरल वेसल है उसका इंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आएगा। होप करती हूँ कि आपके ब्लड वेसल्स मतलब सही से समझ आया हो। उसके बाद हम देख लेते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन कौन कर रहा है, एक्सिलरी नर्व होगी हमारी, उसके बाद मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होगी और सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ये तीन नर्व मिलके हमारा जो जॉइंट है उसको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं मूवमेंट्स के, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं और जो हमारा शोल्डर जॉइंट है हमारे कौन कौन सी मूवमेंट में हेल्प कराता है। ठीक है, तो सबसे पहला है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, मेन चीज़ इसकी। ठीक है, उसके बाद एबडक्शन और एडक्शन। अगर मैं आपको हिंदी में इनका बताते चलूँ तो मेरे पास यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है जहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं। तो सबसे पहला ये जो डायग्राम है ये हमें फ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा वाला ये एक्सटेंशन, कैसे जो बॉडी, जो हाथ है ये बॉडी के पास में आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ फ्लेक्शन। और ये जो हाथ है ये बॉडी से दूर जा रहा है तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद एबडक्शन। एबडक्शन मतलब कि जो मिड लाइन है हमारी बॉडी के उससे दूर लेके जाना, ये क्या हो जाएगा, एबडक्शन। और एडक्शन मतलब कि पास लाना।
एडक्शन आप ऐसे समझ सकते हो, एडक्शन मतलब कि ऐड करना मतलब पास में लाना, ठीक है। एबडक्शन मतलब दूर करना। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, मीडियल रोटेशन, मतलब कि जो हमारा हाथ है वो हमारी बॉडी की तरफ आ रहा है, इस तरफ, तो मीडियल वाला रोटेशन, ठीक है। और यहाँ पास हमें दिखाने को मिल रहा है लेटरल रोटेशन। लेटरल कैसे, ये जो हमारे हैंड हैं वो बॉडी से अब जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो होप करती हूँ कि आपको ये सारा डायग्राम क्लियर होगा। और वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, कौन कौन से हमारा जो शोल्डर जॉइंट है कौन कौन से मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन करता है, एबडक्शन एडक्शन करता है, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन करवाता है, और सर्कमडक्शन की अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट्स हैं जो हमारे शोल्डर जॉइंट कराता है। यहीं पास हमारे पास मसल्स हैं, ये कौन कौन सी मसल्स हैं जो शोल्डर जॉइंट को मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार आप इस लिस्ट को देख लेना, ठीक है। अगर आप एक दो मसल भी लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी जो आपका इंप्रेशन है एग्जामिनर के ऊपर थोड़ी और अच्छा पड़ेगा। अगर नहीं भी होता तो सिर्फ आप एक एक मसल नाम याद कर लेना कि चलो ठीक है हमने लिख दी करके। उसके बाद हम देख लेते हैं एप्लाइड एनाटॉमी। जो एप्लाइड एनाटॉमी है इसी को हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी बोलते हैं, जैसे मैं आपको शुरुआत से ही बताते आ रही हूँ, ठीक है। तो ये जो एप्लाइड एनाटॉमी है ये क्या है, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। यहाँ हमारे पास क्या हो सकता है, जॉइंट का डिसलोकेशन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है हेड ऑफ ह्यूमरस का, मतलब कोई छत से गिरा नीचे तो वो सीधे शोल्डर के बल ही गिरा, तो कई बार क्या होता है डिसलोकेशन भी हो जाता है जॉइंट का, या तो जो ह्यूमरस का हेड है उसका भी कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, शोल्डर टिप पेन। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारा शोल्डर होता है उसकी टिप पे बहुत पेन होता है, ठीक है। क्यों होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व। जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, जो हमारी फ्रेनिक नर्व होती है उसके इरिटेशन के कारण, जो इरिटेशन वो कॉज करती है उसकी वजह से क्या होता है, शोल्डर टिप पेन होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सर्जिकली भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। कौन कौन सी, एस्पायरेशन हो सकता है शोल्डर जॉइंट का, जैसे कि इफ्यूजन, उसमें पानी भर जाना, गाउट या तो अर्थराइटिस, मतलब कि जो क्रिस्टल की या फिर यूरिक एसिड जो भी है वो हमारे जॉइंट में डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, वहाँ भर जाए, जिसकी वजह से जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसमें पेन होने लगे, कि गाउट की प्रॉब्लम हो जाए, अर्थराइटिस हो जाए, इफ्यूजन हो जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती है सर्जिकली, ठीक है। और क्या है, फ्रोजन शोल्डर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये भी अलग से 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर जो नॉर्मली होता है 40 to 60 ईयर्स की एज में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिफनेस एंड पेन इन द शोल्डर जॉइंट। ये क्या कहता है, स्टिफनेस मतलब फ्रोजन मतलब आप समझ ही रहे होगा कि जो शोल्डर है उसको जमा देना टाइप का, ठीक है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि बर्फ से जमा देना, यहाँ मतलब सिर्फ जमा देने से है कि जैसे कोई पर्सन होता है वो बहुत लंबे टाइम से मतलब बैठा रहता है, वो कोई काम वाम नहीं करता है, या फिर आप देखोगे कोमा वाले पेशेंट भी जो होते हैं कई बार उनमें भी हो जाता है कि अगर उनकी सही से देखभाल ना की जाए तो उनका जो शोल्डर है वो सीधे एक पॉइंट पे ही रखा रहता है, मतलब एक पोजीशन पे ही रखा रहता है, लंबे टाइम तक उसका यूज़ ना किया जाए तो उसमें एक स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है। और जब आप उसको हाथ को हिलाओ डुलाओगे तो फिर आपको पेन करता है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। और क्या कहते हैं, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ बोन्स की फ्रिक्शन के कारण ये होता है। अगला क्या है, हमें जो अप्लाइड एनाटॉमी में और क्या देखने को मिल सकता है, सुप्रास्पाइनेटस बुर्साइटिस। बुर्साइटिस मतलब कि जो बुर्सास हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ सुप्रास्पाइनेटस का बुर्साइटिस हो सकता है, सब एक्रोमियल बुर्साइटिस हो सकता है, या तो एरिथ्रोप्लास्टी हो सकता है, मतलब कि जॉइंट का रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो अप्लाइड एनाटॉमी में आ सकती हैं। होप करती हूँ कि आपको ये जो एप्लॉयड एनाटॉमी है और ये जो सारा मतलब कि जो शोल्डर जॉइंट है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी इश्यू होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस, बाय बाय।